सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी आपके टॉपिक्स पहले कवर हो चुके हैं, आई सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप जाओ और जाकर वहां पर सब उन लेक्चर्स को कंप्लीट करो, देन यू विल कम टू दिस लेक्चर। ओके, एंड सेकेंड ऑफ द थिंग इज दैट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। आफ्टर दैट यू ऑल्सो पुट द बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाली अपडेट्स की इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड रिमाइंड दैट दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इस टॉपिक को आप रट लेना, कैसे भी इसको पढ़, इसकी जो इंफॉर्मेशन है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। वेल, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, एक पूरी जो यूनिट इंपॉर्टेंट है, देन टू दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सबसे पहला वर्ड जो आपके पास निकल कर आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। आखिरकार ये देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका भी नाम क्या था, तो इनको दिया था हमारे बेहद ही फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी हर्ट्ज। दे गेव दैट, ओके, इन्होंने ये आपको दिया था, वेट अ मिनट गाइस, उन्होंने आपको ये वाला इफेक्ट आपको बताया था। इनका कहना ये था कि एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, इन्होंने एक सेजियम का क्रिस्टल लिया, ठीक है। इस सेजियम के क्रिस्टल पे इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि जैसे ही आपके पास, राइट, जैसे ही आपके पास क्या हो रहा था, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस मेटल पर गिर रही थी ना, तो गिरने से वहां पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने को दिख रहा था। दोबारा से समझते हैं एक्चुअली व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन as the light of suitable frequency strikes on the metal surface। यही मैंने बताया कि अगर किसी मेटल सरफेस से आपका इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आप उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डालते हो, इससे आपको ये जो इफेक्ट होता है इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर? फिर से क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन as the light of suitable frequency strikes on metal surface called as photoelectric effect। अब यहाँ पर एक आपके पास वर्ड आ रहा है, that is your suitable frequency, है ना। इस suitable frequency का मतलब क्या है, इसको भी हम समझते हैं। Let's suppose you are having the metal, ठीक है, आपके पास कोई मेटल है, उस मेटल पर जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालोगे, तो डालने के बाद उस पर ये चीज कंफर्म होती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन तभी निकलना स्टार्ट होगा जब आपके पास क्या होगा, जो आप फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो ये एटलीस्ट आपकी 50 सेंटीमीटर इनवर्स की हो, ठीक है। अगर ये 50 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी आपने नहीं डाली, तो इस मेटल में से आपके पास इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये 50 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट नेसेसरी है इस मेटल के लिए कि आपको इतनी डालनी ही पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा स्टार्ट, राइट। समझ में आया? ये हर मेटल के लिए ना डिफरेंट होती है। फिर से सुनो, हर मेटल के लिए जो ये फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी डिफरेंट। जैसे सपोज करो सीजियम मेटल है, इसके लिए अलग होगी, है ना। पोटेशियम मेटल है, इसके लिए अलग होगी। तो इन सारे मेटल्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी डिफरेंट। समझ में आया? ओके, तो दिस इज अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। देखो मैंने यहाँ पर बताया है आपको, ध्यान से देखो, वेट अ मिनट, आई विल चेंज द कलर। ओके, ये देखो, इसमें आपके पास क्या है, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। हाँ, दूसरी बात, जैसे ही आपने किसी मेटल पर इजेक्शन हुआ इस इलेक्ट्रॉन का, उन जो इलेक्ट्रॉन आपके पास इजेक्टेड हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? वी कॉल देम एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो आपने क्या करा है, लाइट डाली है सर्टेन फ्रीक्वेंसी की किसी मेटल पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हुए, इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस जो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो दैट मस्ट बी ऑफ द सुटेबल होनी चाहिए उस मेटल के लिए। अगर आपके पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्ट आउट। क्लियर हो गया?
अब दूसरी बात कि आखिरकार क्या सारे मेटल आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे? क्वेश्चन तो यही उठता है कि इसका मतलब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो यानी कि सारे मेटल आपके पास इजेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इज दैट आपके पास जरूरी है कि सारे मेटल आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करें? तो नहीं, देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ वही मेटल्स होते हैं वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे जिनमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी लूजली बाउंड। ठीक है, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन मेटल में लूजली बाउंड हैं, अच्छे से बाइंड नहीं कर रखा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उनके बीच में, देन इट विल शो द योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हुआ? जैसे कि आपसे बात करूं, सीजियम है, रुबीडियम है, पोटेशियम है, ये 3 मेटल बेहद इंपॉर्टेंट एंड फेमस मेटल्स हैं जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको यहाँ तक? एक बार फिर से फोटो इलेक्ट्रिक रिवाइज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन यू जस्ट ड्रॉप डाउन द सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑन दैट मेटल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, दीज आर नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन से मेटल दिखाते हैं? जिनमें आपके पास लूजली बाउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सीजियम, रुबीडियम एंड पोटेशियम। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब मेन बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो आपके पास साइंटिस्ट थे हेनरी हर्ट्ज, दे गेव सम ऑब्जर्वेशन क्या है? चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एज सून एज द लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस मेटल. There will be the no time lag between the striking of the light as well as the ejection of the electrons from the metal. यानी कि जैसे ही आपने मेटल पर फ्रीक्वेंसी डाली, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डालने के बाद देयर विल बी द नो टाइम लैग, मेटल पर फ्रीक्वेंसी गिरी, कोई टाइम लैग हुआ, तुरंत आपका इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है। क्या बोलता है? देयर विल बी द नो टाइम लैग बिटवीन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड योर स्ट्राइकिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुई पहली बार? दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। मैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है? For each metal, certain minimum frequency of the light is needed to eject the electron. This is known as threshold frequency. समझ में आया? यानी कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हर मेटल के लिए जो ये फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते क्या है? दिस इज नोन एज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोबारा से समझो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज योर मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। समझ में आया? किसी भी मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी दिस विल बी नोन एज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, सपोज करो आपके पास लेट मी जस्ट क्लियर दैट। देखिए, मैं आपसे बोलूं कि आपके पास पोटेशियम का एक मेटल है, ठीक है, एक पोटेशियम का मेटल है, एक आपके पास सेजियम का मेटल है। ठीक है, पोटेशियम और सीजियम में आप अगर ध्यान से देखो तो नीचे जाओगे, नीचे जाने से साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो इंटरेक्शंस होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का दैट विल बी वीकर डाउन। ठीक है, तो नीचे जाओगे इसका मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोर लूजली बाउंड होगा, है ना। सेजियम में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब कि इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी इसमें से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू सेजियम। तो इसका मतलब अगर इसको 50 सेंटीमीटर इनवर्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लग रही है तो इसको अप्रोक्स आपकी थोड़ी कम लगेगी, दैट विल बी अप्रोक्स 45 सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो मैंने रफली डेटा दिया है आपको, राइट। मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर ये 50 सेंटीमीटर आपने इस पर डाली है तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया? अगर आपने सपोज करो या 45 डाल दी या 49.9 डाल दी, इट विल नॉट इजेक्ट आउट योर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको डालनी ही पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होगा। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए, और ये हर मेटल के लिए डिफरेंट होती है, बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। थर्ड इसने बोला है
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, that will be directly proportional to the frequency of the incident radiation। ठीक है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, है ना, जितनी आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओगे आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? क्या बोला? जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद और अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। एक चीज और याद रखो, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, राइट, इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी बढ़ाने से आपको क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बात आती है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बात आती है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है इलेक्ट्रॉन की तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आया? इज दैट क्लियर? जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, है ना, मुझे बताना, इसका आंसर बताना आप सभी लोग। वेट अ मिनट, चलिए मुझे इसका आंसर बताओ। लेट सपोज मैंने आपसे बोला एक आपके पास रेड कलर की वेवलेंथ है, मतलब रेड कलर की जो लाइट है वो आपके मेटल पर गिर रही है, एक आपके पास ब्लू कलर के मेटल की आपके पास गिर रही है। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे वो किस में ज्यादा होंगे? इसमें ज्यादा होंगे या फिर इसमें ज्यादा होंगे? किस में ज्यादा होंगे जरा सोचो, बताओ भाई। देखो, आपको अगर मैं इधर बात करूं, इसकी वेवलेंथ क्या है भाई? ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, इंटेंसिटी की मैं अगर आपसे बात करूं, अच्छा वेवलेंथ ज्यादा है, और यहां पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी भाई वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो ये चीज इस पर डिपेंड नहीं करती है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट होंगे। दिस विल नॉट डिपेंड ऑन दैट, ये बात याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब यहाँ से हम ये नहीं बता सकते कि कितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा इजेक्ट आउट होने वाले हैं। इसको बताने के लिए आपका डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितनी है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, है ना, इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा इजेक्ट आउट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट आउट होंगे। लेकिन यही अगर मैं आपसे बोल देती कि यहाँ पर भाई जो आप फ्रीक्वेंसी, जो आप यहाँ पर क्या डाल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, तो ऑफ कोर्स ये बात है जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती, और यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम होती। काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्टली वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन उस मेटल से निकलेगा तो उसकी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होगी दैट विल बी मच हायर। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी आपको बताती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको नहीं बताते, ये बात ध्यान रखना, कोई रिलेशन नहीं है इससे। इंटेंसिटी बिल्कुल बताइए, इंटेंसिटी यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से आपका किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं, इनके कितना नंबर होगा, ज्यादा होंगे कम होंगे, दिस ये आपको बताएंगे। समझ में आ गई इतनी बात? इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट था जो ये आपके पोस्टुलेट यहाँ पर बता रहे थे। पहला पोस्टुलेट फिर से समझा देती हूँ। पहला पोस्टुलेट आपको क्या बताता है भाई? आ जाओ फिर से समझ लेते हैं एक बार, इसको रेस करते हैं। ठीक है, देखो पहला पोस्टुलेट आपसे क्या कहता है भाई? पहला पोस्टुलेट आपसे बोलता है कि आपके पास पहला नो टाइम लैग, ठीक है, कोई टाइम लैग नहीं होता, किसमें? इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में एज वेल एज आपकी फ्रीक्वेंसी के स्ट्राइकिंग में। ठीक है, नंबर दूसरा पोस्टुलेट आपसे क्या बोलता है? नंबर दूसरा पोस्टुलेट आपसे बोलता है भाई कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तीसरा पोस्टुलेट और क्या बताता है आपको कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होंगे वो भी आपके इंक्रीज होते जाएंगे।
ठीक है। चौथा पोस्टुलेट एंड लास्ट पोस्टुलेट आपसे क्या कहता है, दिस विल बी योर दैट कि हर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यू शुड बी नीडेड, ठीक है। और ये हर मेटल की डिफरेंट डिफरेंट होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए ही चाहिए। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के पोस्टुलेट थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इज दैट क्लियर? चलो, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, अब मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल समझाया, ध्यान से देखना। देखो, एक रेड लाइट है, लेट मी चेंज द कलर। एक आपके पास क्या है, रेड लाइट है, और एक ऑन द पोटेशियम सरफेस आपने डाली है, ठीक है। नॉट इजेक्ट एनी इलेक्ट्रॉन, ये कोई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर रही है, ये मैंने पीछे एग्जांपल आपको समझा चुकी हूँ। लेकिन यही अगर मैं येलो लाइट डालती हूँ जिसकी ब्राइटनेस वीकर है लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। एक रेड लाइट है, एक रेड लाइट है, एक येलो लाइट है, ठीक है। ब्राइटनेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किस वेलोसिटी से हो रहा है वो बात याद रखना। तो रेड लाइट की अगर मैं आपसे बात करूं, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो ये तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर रही है पोटेशियम सरफेस से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट नहीं कर रही है। तो ये बात यहीं पर बताई गई है कि अगर सपोज करो न्यू नोट, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक बात याद रखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नोट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। न्यू नोट आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करती है। तो न्यू नोट क्या कि इसमें क्या बताया है कि न्यू क्या है आपके पास, किसी मेटल की फ्रीक्वेंसी है। न्यू नोट इज द न्यू इज द फ्रीक्वेंसी जो आप रेडिएशन डाल रहे हो उसकी, और न्यू नोट आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है और जो आपके पास रेडिएशन आ रही है उसकी वैल्यू कम है, ठीक है, तो वहां आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन यही अगर हम बात करें इसकी और इसकी वैल्यू बराबर है, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की वैल्यू आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो वहां आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सही लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत मिनिमम होगी, यानी कि ना के बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर यही आपके पास जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वहां आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ये तीन चीज आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो दोबारा बैक कर एक बार फिर से सुनो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है कि आप जो इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हो या तो वो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर आए तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर उससे ज्यादा आनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए तब, वरना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होने वाला है। क्लियर? चलो, अब ये दो कर्व हैं, इन कर्व को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दो कर्व देखते हैं, ये कर्व बहुत इजी है, जरा देखो। पहला कर्व मैंने बनाया है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच। अब मुझे आप बताओ, मैं पीछे समझा चुकी हूँ कि एनर्जी जो इजेक्ट आउट हो रही है, एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर के छिप गया है। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है बताओ, कि ये आप इंटेंसिटी बढ़ा दो तो काइनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा हो जाए, कोई रिलेशन नहीं है, पीछे भी यही बात बताइए। तो आप चाहे इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ना, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है, और जो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर फर्क पड़ता, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात होती तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास इंक्रीज होते हुए नजर आते, लेकिन इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शन होते हैं जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं। क्लियर हुई इतनी बात? यस और नो? इसीलिए यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस विल बी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अब दूसरा कर्व देखो, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर बनाया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया है। अब देखो, ये कर्व मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो कोई एक मेटल लिया, मैंने बोला मेटल का आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी ही चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन देखने को मिलेगा। देखो सपोज करो
धीमे धीमे चलते 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 आपका कहीं आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए, जहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना जस्ट स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट को यहाँ पर न्यू नॉट से डिस्क्राइब करा है, जिसको आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है जिसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज करी, तो बताओ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इट मींस आपके पास ये कर्व ऊपर और होता जा रहा है। तो ये जो दो कर्व है समझ में आए या नहीं, पहले बताओ, क्या ये दो कर्व समझ में आए? बहुत इजी है, बस ये बात याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नहीं करती है। क्लियर हुआ? यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्राइटनेस और इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। समझ में आ गया? हाँ, लेकिन यही कर्व अगर सपोज करो इंटेंसिटी और उनके बीच में बनाया जाता है ना, एक मिनट रुको, यही कर्व अगर सपोज करो मैं बनाती किसके बीच में? इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, तब आप कह सकते थे कि भाई बिल्कुल बढ़ता है। ठीक है, सपोज करो यहां ले रही हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां मैंने ली इंटेंसिटी, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बार? ओके, तो यहां तक तो मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा समझाया है। ये तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट था जो हेनरी हर्ट्ज ने समझा दिया था, लेकिन इसको बाद में और सिंपलीफाई कर कर समझाने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइंस्टीन। उन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है, पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ चुके हैं, जो आपने समझी थी किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। इसमें भी हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। ओके, तो जस्ट लेट स्टार्ट फॉर इट। सो काइनेटिक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर हम समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिरकार कैसे काम करता है, राइट? चलिए, तो एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। देखो, यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे ना, किन्होंने समझाया था? आइंस्टीन ने समझाया था। इनका कहना ये था, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ, कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस some energy is used to eject the electron and some of the energy is transferred to electron to increase the kinetic energy। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि आपके पास यह कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट अगर मेटल पर गिर रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इस पर गिर रही है, सपोज करो वो मैंने एच न्यू मान लिया, ठीक है, तो ये गिरने के बाद कुछ एनर्जी इसकी क्या होती है? आपके पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, और कुछ एनर्जी यहाँ पर क्या होती है? आपके पास इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में मदद कर देती है, जिसको हम वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से सुनो, कोई भी आप रेडिएशन जब भी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो उसमें से सम ऑफ द एनर्जी क्या होती है? विल बी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुछ एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में मदद करती है, जिसको हम वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं, और कुछ एनर्जी यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। समझ में आया? तो यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन गिर रही है वो आपका समेशन है किसका? वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर हो गई ये बात? तो यहीं पर बताया है कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, उसको मैंने एच न्यू से ले लिया। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन मेटल की खुद की एनर्जी होती है, ठीक है, वो भी एच न्यू से लिखी जाएगी, लेकिन मेटल के पास क्या होती है? उसकी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड से लिखते हैं, तो वो हमने एच न्यू नॉट के नाम से लिख दी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, दैट इज हाफ mv²। तो यहाँ पर अगर इसको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन निकल कर आती है कि एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv²। समझ में आ गई इतनी बात? जहां पर W इज योर वर्क फंक्शन, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये या यू कैन से मिनिमम एनर्जी जो मेटल की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए। क्लियर हो गई इतनी बात?
H आप जानते हो, H इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये रट लेना, ये कुछ वैल्यू आपको रट लेनी है कि H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। क्लियर हो गई। एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देता है, समझ में आ रहा है, एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देगा। उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है, दोबारा सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देगा लेकिन आपको जूल में निकलवा रहा है, तो ये रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। क्लियर हो गया। यहाँ से आप कन्वर्ट कर लेना, अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था ओवरऑल। इससे पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, बेहद आसान होंगे, बस कन्वर्जन याद रखना है आपको, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है। समझ में आ गया? तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल करना, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको समझ में आए कैसे करना है इसको। ठीक है, अच्छा एक बात और, हम जैसे ही यूनिट खत्म करेंगे वी ऑल्सो डू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बाद लास्ट में, जिससे कि क्या होता है कभी कभी आप सब कुछ कर लेते हो लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ही करना भूल जाते हो, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको करने चाहिए। समझ में आ रहा है? वो कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन दूसरा कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं होता कि एक कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके लिए यू मस्ट चूज द रेफरेंस बुक। समझ में आ रहा है? और अगर आप चाहते हो कि भाई आपको एक शीट दी जाए करने के लिए प्रैक्टिस, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस शीट पर एक्सेस कर सकते हो। वो शीट आपको, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप ओवरऑल कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की, उस टॉपिक से रिलेटेड। एक टॉपिक करवाएंगे, नीचे क्वेश्चन शीट है आपके पास, जाओ और जाकर के वहां से कनेक्ट करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो। चलो तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली बात, क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिखो, जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क करो। पूछा क्या है आपसे, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, क्वेश्चन का मार्क कर देते हैं। और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। अब पहली बात याद रखो, यहाँ आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी स्ट्राइकिंग वाली है यानी कि मेटल पर गिर रही है, और कौन सी फ्रीक्वेंसी आपकी खुद मेटल की है यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये जो स्ट्राइक कर रही है मेटल पे, ये न्यू है, न्यू और न्यू नॉट में डिफरेंस करना है। दैट इज योर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। ओके 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 ओके, ठीक है। और कहां पर आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है ऑलरेडी, न्यू नॉट, दैट इज योर 5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। कहीं कहीं पर मैंने गलती से आपको सेंटीमीटर इनवर्स बता दिया है फ्रीक्वेंसी को, वहां सेकेंड इनवर्स समझ कर चलना। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है इसमें, वेरी इजी, यू नो इट वेरी वेल कि क्या होता है फॉर्मूला, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, दिस विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिंपल, एच कॉमन लो, ब्रैकेट में न्यू माइनस का न्यू नॉट करो। ये ऐसे ही करना क्योंकि दो दो बार मल्टीप्लाई करोगे वो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे करने से इजी पड़ जाता है। दिस विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर रखना ही नहीं है आपको क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, दिस विल बी 7.29 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। यूनिट का आपको अच्छे से याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देना, जूल में पूछा है तो जूल में निकाल देना। कन्वर्जन में आपको बता चुकी हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, कर कर देखना दोस्तों, बहुत इजी है। When the light of this wavelength falls on the surface of potassium metal, यानी कि लैम्डा दिया है आपको 470 नैनोमीटर। यहां से आप लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ वेलोसिटी, ओके, यानी कि वेलोसिटी दी है आपके पास 6.4 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। इसको भी नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 470 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल? मिनिमम एनर्जी आपको पर मोल की निकालनी है, समझ में आया? अब यहाँ पर तो आप एक इलेक्ट्रॉन की निकालोगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, यहाँ पर तो आप इलेक्ट्रॉन्स की निकालोगे, लेकिन आपको पर मोल के लिए निकालनी है। तो आप कैसे करो, ये लैम्डा है, सबसे पहले आपको लैम्डा नॉट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखो, एक इक्वेशन आपको ये आपने पढ़ी है, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट। इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस का एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? इसको कॉमन लो, लैम्डा और लैम्डा नॉट की वैल्यू आपको, लैम्डा की वैल्यू पता है, लैम्डा नॉट की वैल्यू आपको नहीं पता, यहाँ से आप क्या करो, ये एनर्जी निकाल दो, और फिर आपके पास जो एनर्जी आए वो आप उसमें पर मोल के लिए मल्टीप्लाई कर दो एन से, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? देखो इसमें भी वही किया है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एनर्जी निकाली पहले, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नॉट, ठीक है। आप चाहो तो एच सी अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्टली, कोई जरूरत नहीं आपको इतना लंबा करने की, ठीक है। यहां से करने के बाद इन्होंने एनर्जी निकाली, फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी पर मोल कैसे निकाली है, निकालने के बाद उसमें आपने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻⁻22 से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल यही करा है। ये बस इन्होंने अलग अलग निकाल कर दिखाया, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर एनर्जी निकाली, फिर इन्होंने यहाँ पुट करी, आप डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो, समझ में आया? आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा ओवरऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर कोई एरर आती है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं सारे आपके जो डाउट है, आपके जो भी डाउट मैं देखूंगी, आपने कमेंट बॉक्स में अगर दिए हैं तो उसको एक दिन हम डिस्कस करेंगे। सपोज करो वी आर टेकिंग संडे मंडे, इसमें हम डिस्कस कर देंगे उन डाउट्स को जो भी आपके इस यूनिट से रिलेटेड निकल रहे हैं। तो अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में टाइप करो, उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? बट प्लीज सारे आप टॉपिक्स को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को पहले एक बार स्टॉप कर पॉज करो, खुद करो, नहीं आए तब देखो। क्लियर हो गया इतनी बार? चलिए, तो यहाँ पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन, आप जा सकते हैं, एज वेल एज इतनी हेल्प तो आप कर सकते हो कि अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और डेली हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए 6 बजे हमारा प्रीमियरिंग सेशन होता है, आप आओ कनेक्ट करो और देखो भाई हमारे चैनल में जो भी आपको वीडियो मिल रही है, दिस विल बी मोर अबाउट, हम आपको सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।